नमस्कार बच्चों, आज हम फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित ठेस कहानी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। खेती बाड़ी के समय गांव के किसान सिरचन की गिनती नहीं करते। सिरचन यहाँ पर इस कहानी के मुख्य पात्र का नाम है, जो कि एक कलाकार भी है। लोग उसको बेकार ही नहीं बेगार समझते हैं। लोग उसको बेकार तो समझते ही हैं और बेगार भी समझते हैं, जो कि बिना मजदूरी के काम करता है। इसलिए खेत खलिहान की मजदूरी के लिए कोई नहीं बुलाने आता है सिरचन को, क्योंकि उसे कोई भी मजदूरी नहीं देना चाहता। क्या होगा उसको बुलाकर? दूसरे मजदूर खेत पहुंचकर 1/3 काम कर चुके होंगे, तब कहीं सिरचन राय हाथ में खुरपी डुलाता दिखाई पड़ेगा, पगडंडी पर तोल तोल कर पांव रखता हुआ धीरे धीरे। मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो और बात है, अगर मुफ्त में काम करता हो तो उसको बुलाया भी जाए। आज सिरचन को मुफ्तखोर, कामचोर या चटोर कह ले कोई। एक समय था जबकि उसकी मड़ैया यानी कि उसकी छोटी झोंपड़ी के पास बड़े बड़े बाबू लोगों की सवारियां बंधी रहती थी। उसे लोग पूछते ही नहीं थे, उसकी खुशामद भी करते थे, उसकी चापलूसी भी करते थे। अरे सिरचन भाई, अब तो तुम्हारे ही हाथ में यह कारीगरी रह गई है सारे इलाके में। एक दिन भी समय निकाल कर चलो। कल बड़े भैया की चिट्ठी आई है शहर से, सिरचन से एक जोड़ा चिक बनवा कर भेजवा दो। चिक का मतलब यहाँ पर है कि बांस की तिलियों का बना हुआ पर्दा। मुझे याद है मेरी माँ जब कभी सिरचन को बुलाने के लिए कहती तो मैं पहले ही पूछ लेता भोग क्या क्या लगेगा। यानी कि सिरचन को खाने का बहुत शौक था, इसलिए वो लेखक अपनी माँ से पहले ही पूछ लेता था कि खाने में क्या क्या बनाओगे अगर उसे बुला रही हो। माँ हंसकर कहती, जा जा बेचारा मेरे काम में पूजा भोग की बात नहीं उठाता कभी। ब्राह्मण टोले के पंचानन चौधरी के छोटे लड़के को एक बार मेरे सामने ही बेपानी या बेइज्जत कर दिया था सिरचन ने। तुम्हारी भाभी नाखून से खांट कर तरकारी परोसती है और इमली का रस साल कर कढ़ी तो हम कहार कुम्हारों की घरवाली बनाती है। तुम्हारी भाभी ने कहाँ से बनाई? इसलिए सिरचन को बुलाने से पहले मैं माँ को पूछ लेता। सिरचन को देखते ही माँ हुलस कर यानी कि आनंद से कहती, आओ सिरचन, आज नेनू मत रही थी तो तुम्हारी याद आई। घी की डाढ़ी खकोरन के साथ चूड़ा तुमको बहुत पसंद है ना। ये कुछ आंचलिक शब्दों का प्रयोग किया है लेखक ने। और बड़ी बेटी ने ससुराल से संवाद भेजा है। माँ कह रही है कि मेरी बड़ी बेटी ने ससुराल से संवाद भेजा है, उसकी ननंद रूठी हुई है तो मोथी के शीतल पाटी के लिए। मोथी एक तरह की घास है और शीतल पाटी होता है एक प्रकार की चिकनी पतली और बढ़िया चटाई। यानी कि मोथी जो घास होता है उसकी चिकनी पतली और बढ़िया चटाई को कहते हैं। सिरचन अपनी पनियाई जीभ को संभाल कर हंसता, यानी कि ललचाई हुई उसकी जो जीभ थी उसको संभाल कर कहता, घी की सुगंध सूंघ कर आ रहा हूँ काकी। यानी कि तुम जो बना रही हो उसमें जो घी की सुगंध आ रही है उसको सूंघता हुआ मैं यहाँ आया हूँ। नहीं तो इस शादी ब्याह के मौसम में दम मारने की भी छुट्टी कहाँ मिलती है, यानी कि मुझे फुर्सत नहीं मिलती। सिरचन जाति का क्या है? कारीगर है, कलाकार है। मैंने घंटों बैठकर, लेखक बता रहा है कि मैंने घंटों बैठकर उसके काम करने के ढंग को देखा है। एक एक मोती और पटेर को हाथ में लेकर बड़े जांता से उसकी कुच्ची बनाता तो वो बहुत ही लगन से अपने काम में लीन रहता। फिर कुचियों को रंगने से लेकर सूतली सुलझाने में पूरा दिन समाप्त। काम करते समय उसकी तन्मयता में जरा भी बाधा पड़ी कि गेहूं सांप की तरह फुफकार उठता। यानी कि वो इतनी लगन से तल्लीनता से काम करता था, अगर उसके काम में कोई बाधा डालता तो वो सांप की तरह फुफकार उठता, गुस्सा हो जाता। फिर किसी दूसरे से करवा लीजिए काम। सिरचन मुंह जोर है, काम चोर नहीं। बिना मजदूरी के पेट भर भात पर काम करने वाला कारीगर, यानी कि मजदूरी नहीं लेता था, बस खाना जो पेट के लिए, सिर्फ अपने पेट के लिए खाना लेता था और उस पर ही वो काम करता था। दूध में कोई मिठाई ना मिले तो कोई बात नहीं, किंतु बात में ज़रा भी झाल, यानी कि बात कोई चुभती हुई बात वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था। सिरचन को लोग चटोर भी समझते हैं। तली भगारी हुई तरकारी यानी कि छोंक लगी हुई सब्जी, दही की कड़ी, मलाई वाला दूध, इन सब का प्रबंध पहले कर लो, फिर सिरचन को बुलाओ। फिर दुम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा। खाने पीने में चिकनाई की कमी हुई कि काम की सारी चिकनाई खत्म। काम अधूरा रखकर उठ खड़ा होगा। आज तो और बहाने बनाएगा कि आज तो अब अध कपाली दर्द से माथा टनटनाने लगा है, यानी कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है, थोड़ा सा रह गया है, किसी और दिन पूरा कर दूंगा। और किसी दिन माने कभी नहीं, यानी कि वो अपना अधूरा छोड़ा हुआ काम कभी पूरा नहीं करता था।
मोथी घास और पटरे की रंगीन शीतल पाटी, बांस की तिलियों की झिलमिलाती चिक, सतरंगे डोर के मोढ़े, भूसी चुन्नी रखने के लिए मूंज की रस्सी के बड़े बड़े जाले, हलवाओं के लिए ताल के सूखे पत्तों की छतरी टोपी तथा इसी तरह के बहुत से काम हैं जिन्हें सिरचन के सिवा गांव में और कोई नहीं जानता। तो यहाँ पर सिरचन की कलाकारी के विषय में बताया हुआ है कि वो क्या क्या बना सकता था। यह दूसरी बात है कि अब गांव में ऐसे कामों को बेकाम का काम समझते हैं लोग। बेकाम का काम जिसकी मजदूरी में अनाज या पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि उसकी कला की कोई भी कदर नहीं करता था, इज्जत नहीं करता था, उसको मजदूरी भी नहीं दी जाती थी। बस पेट भर खिला दो, काम पूरा होने पर एक आध पुराना धुराना कपड़ा देकर विदा करो। इस पर वह कुछ नहीं बोलेगा, कुछ भी नहीं बोलेगा, ऐसी बात नहीं। सिरचन को बुलाने वाले जानते हैं सिरचन बात करने में भी कारीगर है, कलाकार है। महाजन टोले के भज्जू महाजन की बेटी सिरचन की बात सुनकर तिलमिला उठी थी। ठहरो, मैं माँ से जाकर कहती हूँ इतनी बड़ी बात। तो एक दिन सिरचन जब महाजन की जो भज्जू महाजन है उसकी बेटी सिरचन उसकी किसी बात पर गुस्सा हो जाती है और वो कहती है कि मैं अभी अपनी माँ से कहती हूँ बड़ी बात ही है बिटिया, बड़े लोगों की बस बात ही बड़ी होती है। सिरचन कहता है कि बड़े लोगों की ही बातें बड़ी होती है, नहीं तो दो दो पटेर की पटियों का काम सिर्फ खेसारी का सत्तू खिलाकर कोई करवाए भला। और तुम मुझसे दो दो पटेर की जो ये पटिया क्या होती है, चटाइयाँ बनवा रही हो, और वो भी सिर्फ खेसारी का। खेसारी क्या होता है, घी को छानकर जो बच जाता है उसका सत्तू खिलाकर मुझसे कोई ऐसे दो दो चटाइयाँ बनवा सकता है? ये सिर्फ तुम्हारी माँ ही कर सकती है, बबूनी। यानी कि भज्जू महाजन की जो पत्नी बबूनी है सिर्फ वही कर सकती है, क्योंकि वो क्या है, महाजन की पत्नी है। इसलिए यहाँ पर लेखक ने महाजनों की जो शोषण वृत्ति है उसको दिखाया है कि वो किस तरह गरीबों पर अत्याचार करते थे, शोषण करते थे। सिरचन ने मुस्कुराकर जवाब दिया था, उस बार मेरी सबसे छोटी बहन की विदाई होने वाली थी। यहाँ पर लेखक कह रहा है कि मेरी सबसे छोटी बहन की विदाई होने वाली थी। पहली बार ससुराल जा रही थी मानू। उसकी लेखक की छोटी बहन का क्या नाम था, मानू। मानू के दूल्हे ने पहले ही बड़ी भाभी को खत लिखकर चेतावनी दे दी है। मानू के दूल्हे ने पहले ही जो हमारी बड़ी भाभी है, लेखक की जो बड़ी भाभी है, उसको खत लिखकर चेतावनी दी है कि मानू के साथ मिठाई की पतीली न आए कोई बात नहीं। 3 जोड़ी फैशनेबल चिक और पटेर की 2 शीतल पार्टियों के बिना आएगी मानू। तो भाभी ने हंसकर कहा, बेरंग वापस। इसलिए 1 सप्ताह से पहले से ही सिरचन को बुलाकर काम पर तैनात करवा दिया था माँ ने। देख सिरचन, इस बार नई धोती दूंगी, असली मोहर छाप वाली धोती। मन लगाकर ऐसा काम करो कि देखने वाले देखकर देखते ही रह जाए। पान जैसी पतली छुरी से बांस की तिलियों और कमानियों को चिकनाता हुआ सिरचन अपने काम में लग गया। रंगीन सुतलियों से झब्बे डालकर वह चिक बुनने बैठा। 1.5 हाथ की बिनाई देखकर ही लोग समझ गए कि इस बार एकदम नए फैशन की चीज बन रही है जो पहले कभी नहीं बनी। मंजली भाभी से नहीं रहा गया, पर्दे के आड़ से बोली, पहले ऐसा जानती कि मोहर छाप वाली धोती देने से ही अच्छी चीज बनती है तो भैया को खबर भेज देती। काम में व्यस्त सिरचन के कानों में बात पड़ गई। बोला, मोहर छाप वाली धोती के साथ रेशमी कुर्ता देने पर भी ऐसी चीज नहीं बनती बहुरिया। मानू दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है। मानू दीदी का दूल्हा अफसर आदमी है, इसलिए बना रहा हूँ। मंजली भाभी का मुंह लटक गया। मेरे चाची ने फुसफुसा कर कहा, किससे बात करती है बहू? मोहर छाप वाली धोती नहीं, मूंगिया लड्डू। यानी कि मूंगिया लड्डू के लिए ये काम कर रहा है। बेटे की विदाई के समय रोज मिठाई जो खाने को मिलेगी, देखती है ना। दूसरे दिन चिक की पहली पंक्ति में 7 तारे जगमगा उठे, 7 रंग के। सत भैया तारे, यानी कि सप्तकोण के तारे थे ये। सिरचन जब काम में मगन होता है तो उसकी जीभ जरा बाहर निकल आती है होठ पर। अपने काम में मगन सिरचन को खाने पीने की भी सुध नहीं रहती। चिक में सुतली के फंदे डालकर अपने पास पड़े सूप पर निगाह डाली। चिवड़ा यानी कि चिवड़ा और गुड़ का एक सूखा ढेला था। मैंने लक्ष्य किया, सिरचन के नाक के पास 2 रेखाएं उभर आई। यानी कि लेखक ने देखा कि सिरचन को नाश्ता अच्छा नहीं लगा। मैं दौड़कर माँ के पास गया। माँ, आज सिरचन को कलेवा किसने दिया? सिर्फ चिवड़ा और गुड़। माँ रसोईघर में अंदर पकवान आदि बनाने में व्यस्त थी। बोली, मैं अकेली कहाँ क्या क्या देखूं। अरे मंजली, सिरचन को बूंदिया क्यों नहीं देती?
बूंदिया मैं नहीं खाता काकी। सिरचन के मुंह में चिवड़ा भरा हुआ था। गुड़ का ढेला सूप के किनारे पर पड़ा रहा अछूता, यानी कि उसने उसको नहीं छुआ। माँ की बोली सुनते ही मंजली भाभी की बोहें तन गई। उसे गुस्सा आया। मुट्ठी भर बूंदिया सूप में फेंक कर चली गई। सिरचन ने पानी पीकर कहा, मंजली बहुरानी, अपने मायके से आई हुई मिठाई भी इसी तरह हाथ खोलकर बांटती हो क्या? उसने उस पर व्यंग्य किया। बस मंजली भाभी अपने कमरे में बैठकर रोने लगी। चाची ने माँ के पास जाकर उसकी चुगली की कि छोटी जाति के आदमी का मुंह भी छोटा होता है, मुंह लगाने से सर पर चढ़ेगा ही, यानी कि तुम उसको इतना मुंह लगाए रखती हो, इसीलिए वो इतनी बात कह रहा है। किसी के नैहर यानी कि मायके या ससुराल की बात क्यों करेगा वह? मंजली भाभी माँ की दुलारी बहू है। माँ तमक कर गुस्सा होकर बाहर आई। सिरचन, तुम काम करने आए हो, अपना काम करो। बहुए से बदकुट्टी यानी कि करने की क्या जरूरत है? जिस चीज की जरूरत हो मुझसे कहो। सिरचन का मुंह लाल हो गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। बांस में टंगे हुए अधूरे चिक में फंदे डालने लगा, मानो पान सजाकर बाहर बैठक खाने में भेज रही थी। चुपके से पान का एक बीड़ा सिरचन को देते हुए बोली और इधर उधर देखकर कहा, सिरचन दादा, काम काज का घर है, 5 तरह के लोग 5 किस्म की बात करेंगे। तुम किसी की बात पर कान मत दो, ध्यान मत दो। सिरचन ने मुस्कुराकर पान का बीड़ा मुंह में ले लिया। चाची अपने कमरे से निकल रही थी। सिरचन को पान खाते देखकर आश्चर्यचकित रह गई। सिरचन ने चाची को अपनी ओर अचरज से घूरते देखकर कहा, छोटी चाची, जरा अपनी डिबिया का गमकौआ जर्दा तो खिलाना, बहुत दिन हुए। चाची कई कारणों से जली भुनी रहती थी सिरचन से। गुस्सा उतारने का ऐसा मौका फिर नहीं मिल सकता था। झनकती हुई बोली, मस्खरी करता है, मजाक करता है, तुम्हारी चढ़ी हुई जीभ में आग लगे। घर में भी पान और गमकौआ जर्दा खाते हो, चटोर कहीं के। मेरा कलेजा धड़क उठा। यत परो नास्ती, यानी कि काम का तो नाश हो गया। बस सिरचन की अंगुलियों में सुतली के फंदे पड़ गए। मानो कुछ देर तक वह चुपचाप बैठा पान को मुंह में घुलाता रहा। फिर अचानक उठकर पिछवाड़े पीक थूक आया। अपनी छुरी, हंसिया वगैरह समेट संभाल कर झोले में रख दिए। टंगी हुई अधूरी चिक पर एक निगाह डाली और हनहनाता हुआ बड़बड़ाता हुआ आंगन के बाहर निकल गया। चाची बड़बड़ाई, अरे बाप रे बाप, इतनी तेजी! कोई मुफ्त में तो काम नहीं करता। 8 रुपए में मोहर छाप वाली धोती आती है। इस मुंह झोसे के मुंह में लगाम, यानी कि इस मुंह जले के मुंह में लगाम है, ना आंख में शील, ना आंख में इज्जत है। पैसा खर्च करने पर सैकड़ों चिक मिलेगी। बांतर टोली की औरतें सिर पर गट्ठर लेकर गली गली मारी फिरती है ऐसी चिक लेकर। मानो कुछ नहीं बोली, चुपचाप अधूरी चिक को देखती रही। 7 तारे मंद पड़ गए। उस चिक में जो उसने 7 सितारे डाले थे वो ऐसे लगा जैसे कि फीके पड़ गए। माँ बोली, जाने दे बेटी, जी छोटा मत कर मानू, मेले से खरीद कर भेज दूंगी। मानू को याद आया, विवाह में सिरचन के हाथ की शीतल पाटी दी थी माँ ने। ससुराल वालों ने न जाने कितनी बार खोलकर दिखलाया था पटना और कलकत्ता के मेहमानों को। वह उठकर बड़ी भाभी के कमरे में चली गई, क्योंकि उसे अब पता था कि वो अपना अधूरा छोड़ा हुआ काम फिर से पूरा करने के लिए नहीं आएगा। मैं सिरचन को मनाने गया, लेखक कह रहा है कि मैं सिरचन को मनाने गया, देखा एक फटी शीतल पाटी पर लेट कर वह कुछ सोच रहा है। मुझे देखते ही बोला, बबुआ जी, अब नहीं, कान पकड़ता हूँ, अब नहीं, यानी कि मैं अब काम नहीं करूँगा। मोहर छाप वाली धोती लेकर क्या करूँगा? कौन पहनेगा? ससुरी खुद मरी। वो अपनी पत्नी के विषय में कहता है कि वो खुद तो मरी, बेटे बेटियों को भी अपने साथ ले गई, यानी कि अपने बेटे और बेटियों को भी अपने साथ ले गई। बबुआ जी, मेरी घरवाली जिंदा रहती तो मैं ऐसी दुर्दशा भोगता। यह शीतल पाटी उसी की बुनी हुई है जो कि जिस पर वो सो रहा था, उसके विषय में कह रहा है कि यह जो शीतल पाटी है, यह जो चिकनी पतली और बढ़िया चटाई है, यह उसी की बनी हुई है। इस शीतल पाटी को छूकर कहता हूँ, अब मैं यह काम नहीं करूँगा। गांव भर में तुम्हारी हवेली में ही मेरी कदर होती थी, कि पूरे गांव में सिर्फ तुम्हारी हवेली में ही मेरी इज्जत होती थी, और अब वहाँ पर भी मेरा अपमान हुआ है। मैं चुपचाप वापस लौट आया। समझ गया कलाकार के दिल में ठेस लगी है। लेखक कह रहा है कि मैं उसकी बातें सुनकर चुपचाप वापस आ गया, क्योंकि मैं समझ गया था कि उसके कलाकार के दिल में उसे ठेस लगी है, चोट पहुंची है, वह अब नहीं आ सकता। बड़ी भाभी अधूरी चिक में रंगीन छींट की झालर लगाने लगी। यह भी बेजान नहीं दिखलाई पड़ता, क्यों मानू? मानू कुछ नहीं बोली बेचारी, किंतु मैं चुप नहीं रह सका। चाची और मंजली भाभी की नजर न लग जाए इसमें भी।
मानू को ससुराल पहुंचाने में मैं ही जा रहा था। लेखक कह रहा है कि मैं मानू को ससुराल पहुंचाने जा रहा था। स्टेशन पर सामान मिलाते समय देखा मानू बड़े जतन से अधूरे चिक को मोड़ कर लिए जा रही थी अपने साथ। मन ही मन सिरचन पर गुस्सा हो आया। चाची के सुर में सुर मिलाकर कोसने को जी हुआ, कहने को कि कामचोर चटोर। गाड़ी आई, सामान चढ़ाकर मैं दरवाज़ा बंद कर रहा था कि प्लेटफॉर्म पर दौड़ते हुए सिरचन पर नज़र पड़ी। बबुआ जी, उसने दरवाजे के पास आकर पुकारा। क्या है? मैंने खिड़की से गर्दन निकालकर झिड़की के स्वर में कहा। उसको झिड़काया। सिरचन ने पीठ पर लादे हुए बोझ को उतारकर मेरी ओर देखा। दौड़ता आया हूँ, दरवाज़ा खोलिए। मानू दीदी कहाँ है? एक बार देखूं। मैंने दरवाज़ा खोल दिया। सिरचन दादा, मानू इतना ही बोल सकी। खिड़की के पास खड़े होकर सिरचन ने हकलाते हुए कहा, यह मेरी ओर से है, सब चीज़ है दीदी, शीतल पाटी, चिक और एक जोड़ी आसनी कुश की। गाड़ी चल पड़ी। मानू मोहर छाप वाली धोती का दाम निकाल कर देने लगी, यानी कि जितने में मोहर छाप वाली धोती आती है उतने पैसे वो निकाल कर देने लगी। सिरचन ने जेब को दांत से काट कर दोनों हाथ जोड़ लिए। उसने वो पैसे नहीं लिए। मानू फूट फूट कर रो रही थी। मैं बंडल को खोलकर देखने लगा। ऐसी कारीगरी, ऐसी बारीकी, रंगीन सुतलियों के फंदों का ऐसा काम पहली बार देख रहा था।